जिंदगी वही है जो जी रहे हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, ये तो ख्वाब है। जी हाँ दोस्तों, मैं स्मिता फिर से आपके लिए लेकर आई हुई एक कहानी जो मेरे द्वारा लिखी गई है। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और इसका किसी से भी कोई संबंध नहीं है। करण एक होनहार और एम्बिशियस लड़का है। जब भी वो कुछ करने का मन बना लेता है तो उसके लिए पूरी कोशिश करता है। अनु उसकी वाइफ, वो क्या कम थी, वह भी उसी के जैसे हर समय अपने पति का साथ देने के लिए तत्पर रहती है। कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है और वह जो हमारे लिए तय करता है वह बेस्ट होता है। परंतु कई बार यह फार्मूला काम नहीं आता है। परंतु आज हम उसके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे। हम तो आज अनु और करण की बात कर रहे हैं। परफेक्ट, एक दूसरे के लिए बिल्कुल। अनु के पेरेंट्स अनु के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, परंतु उनकी एक शर्त थी कि ये लड़का इंडिया में ही जॉब कर रहा हो, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे अनु को देश से बाहर भेजना। आजकल कई बच्चे जॉब के लिए बाहर सेटल हो जाते हैं या फिर कुछ वर्ष के लिए जाते हैं, परंतु अनु के पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे अनु को इंडिया से बाहर भेजना। इसलिए कई रिश्ते आए, कई बच्चे बाहर जॉब कर रहे थे, परंतु अच्छे अच्छे रिश्तों को अनु के पेरेंट्स ने मना कर दिया। करण उस समय बेंगलोर में जॉब कर रहा था और कुछ ही दिनों में वह पुणे में शिफ्ट होने वाला था। अनु के पेरेंट्स भी तो यही चाहते थे। अनु की बड़ी बहन पुणे में ही थी, सो इनके लिए तो ये सोने पे सुहागा रहा। दोनों बहनें अगर एक साथ रहती तो इनके लिए बड़ा ही अच्छा था। काफ़ी खोजबीन के बाद सारी जानकारी इकट्ठा कर रखी है और अनु के पेरेंट्स को लड़का बहुत अच्छा लगा, तो रिश्ते की बात आगे बढ़ने लगी। आगे अनु और करण की भी मुलाकात हो गई। पहली ही मुलाकात में आंखों से दोनों दिल तक उतर गए। फिर क्या, रिश्ता पक्का हो गया, सगाई हो गई। अब करण को शिफ्ट होना था पुणे, इसलिए वो जॉब का सर्चिंग कर रहा था। इसी दौरान सर्चिंग करते करते उसे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई और यहीं से दोनों के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, परंतु फॉरेन कंट्री में जाना था। अब करण तो जानता था कि अनु के पेरेंट्स बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, परंतु फिर भी जैसा कि उसकी आदत थी, कुछ करने का ठान लिया है तो प्रयास ज़रूर करेगा। उसने पहले अनु को कन्विंस किया और फिर अनु ने अपने पेरेंट्स को। सही भी था, दोनों सेल्फ मेड थे, उन्हें अपने बलबूते ही सब कुछ करना था। और लड़कियां होती भी चालाक है, हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स को बराबर शीशे में उतारना जानती है। और यही बात अनु के पेरेंट्स के साथ भी हुई, वे भी तैयार हो गए और शादी बड़ी धूमधाम से हुई और कुछ ही दिनों में अनु और करण फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो गए। वे स्विट्जरलैंड चले गए। अब दोनों की गृहस्थी बड़ी अच्छे से चलने लगी थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, क्योंकि देश से दूर, घर से दूर और ना कोई फ्रेंड ना कोई साथी, अब दोनों को ही एक दूसरे का ध्यान रखना था। बड़ी अच्छे से कट रही थी मैरिड लाइफ इनकी। करण को तो यहीं से जॉब मिल गया था, इसलिए तो वह स्विट्जरलैंड शिफ्ट हुआ था। अनु के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल भरा रहा। कुछ ही दिनों में अनु ने भी इंटरव्यूज, एग्जाम्स फेस करके और जॉब ले ही ली।
अब अनु भी जॉब पे जाने लगे। वहाँ का एटमॉस्फेयर दोनों के लिए बड़ा ही डिफरेंट था, क्लाइमेट डिफरेंट था। इंडिया की अपेक्षा वहाँ बहुत अधिक ठंड रहती है। विंटर में तो चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ नजर आती है। सुबह सुबह सारी सड़कें सफ़ेद चादरों से ढकी रहती हैं और ऐसी ऑड सिचुएशन में डेली ऑफिस जाना, और वहाँ तो मेड भी नहीं मिलती है। अनु के लिए बड़ा ही स्ट्रगल भरा था, परंतु कर रही थी मेहनत अपने पति के साथ, और इस तरीके से दोनों बड़े मज़े से जी रहे थे। दोनों का प्रोफेशन इंजीनियर थे दोनों, परंतु फिर भी अपनी व्यस्तता भरे जीवन में भी वे टाइम निकाल के अपनी हॉबीज का भी ध्यान रखा करते थे। अनु को डांसिंग का शौक था, सो वह अपना डांस का शौक पूरा करती थी जब भी समय मिले। और करण को रोमांटिक स्टोरीज और मोटिवेशनल स्टोरीज, कभी कभी मिस्ट्री की स्टोरीज, और इस तरीके से वह स्टोरी सुनना या पढ़ना पसंद करता था। कई बार वो हॉरर और थ्रिलर मूवीज भी देखा करता था, और हाँ, रात में सपने भी देखा करता था। और दूसरे दिन अनु को अपना सपना कहानी के रूप में सुनाया करता था। कई बार अनु से डांटा करती थी, क्या ये तुम हॉरर मूवीज मत देखा करो, फिर तुम्हें सपने आते हैं, अच्छी अच्छी मूवीज देखा करो ताकि रोमांटिक रहोगे। उसे छेड़ा करती थी, वो भी हंस दिया करता था। आजकल करण को एक नया ही शौक लग गया था। वह डिफरेंट कंट्रीज के ट्राइबल लाइफ के बारे में स्टडी कर रहा था, और इसके लिए वह कई बार सोशल मीडिया का सहारा ले लिया करता था, कई बार गूगल पर सर्च करता था, कई बार डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ता था, सुनता था, देखता था, और इस तरीके से उसने ब्लॉग्स भी काफ़ी सारे पढ़े थे, और इस तरीके से उसने काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। अब आजकल वह इंडियन ट्राइबल लाइफ के बारे में जानने लगा था। जैसे कि उसने काफ़ी स्टडी करके उसको यह पता चला था कि अरुणाचल में मीशी जनजाति ट्राइबल लोग रहते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भील ट्राइबल जाति के लोग रहते हैं। मेघालय में खासी ट्राइबल ग्रुप रहता है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में गोंड बसते हैं, और तमिलनाडु में तोड़ा ट्राइबल जाति है। तोड़ा कहते हैं बहुत पुरानी, या यूँ कहें तो इंडिया की, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी ट्राइबल जाति कहलाती है। इसी सर्चिंग के दौरान करण को अंडमान के जरावा ट्राइबल लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी मिल गई थी। जरावा जाति के जो लोग थे वे बहुत ही अधिक पिछड़े थे। कहते हैं कि एक समय में वो अपने भोजन के लिए मनुष्यों पर भी आक्रमण कर दिया करते थे। वे बड़े ही खुखार हैं, परंतु आजकल गवर्नमेंट ने इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं और इन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। रास्ते भी वहाँ तक बन गए हैं, इसलिए उनमें से कुछ लोगों का सभ्य समाज से भी कांटेक्ट होने लगा है, परंतु फिर भी ये पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर रहते हैं। इस तरीके से बहुत सारी जानकारी करण ने जुटा ली थी। अब करण की क्यूरियोसिटी थी कि वह इन लोगों को बिल्कुल पास से देखे, इनसे हो सके तो मिले भी। अब वह इस बात में लगा हुआ था कि किस तरीके से वह इनके पास जाकर इनकी जानकारी जुटा सकता है। धीरे धीरे इसकी सर्चिंग चल रही थी, परंतु अनु इस बार इसके साथ बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं थी, या यूँ कहें कि वह करण को भी जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि करण किसी मुसीबत में पड़े। जो भी हो, ट्राइबल लोग अच्छे होते हैं,
परंतु अब वो सभ्य समाज से जुड़े नहीं रहते हैं, इसलिए उनका अंधविश्वास और उनकी आदतें कई बार हमारे लिए खतरा बन सकती है। इसलिए वह उनके पास जाने के लिए करण को मना करती है, परंतु करण कहाँ मानने वाला था। वह अनु कंप्लीटली इसको उसका अपोज करती है, परंतु करण नहीं मानता है। आखिर तय यह होता है कि इस समर सीजन में जब भी वैकेशंस लगेंगे, करण अंडमान जाएगा और अनु मुंबई जाएगी। करण क्योंकि अनु करण के साथ जाना नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो करण भी नहीं जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। करण तो उतावला बैठा था जाने के लिए। अब इनकी तैयारियां शुरू हो जाती है, पेपर्स बनने लगते हैं, वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाती है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। आखिर वह दिन आ ही जाता है। दोनों को निकलना था। करण अंडमान जाने के लिए निकलता है और अनु नहीं, अनु भी मुंबई नहीं जाती है। अनु भी तो करण के ही साथ जाने वाली थी। वह नहीं छोड़ना चाहती थी अपने पति को अकेला, क्योंकि हर बार वह उसका साथ निभाती थी और वह कहती है इस बार भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब दोनों निकलते हैं अंडमान के लिए। सुबह सुबह 6 बजे अंडमान के पोर्ट ब्लेयर पर ये उतर जाते हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान का एयरपोर्ट है। पहले से ही बुकिंग की हुई होटल में ये लोग जाते हैं और उस दिन का उनका शेड्यूल केवल होटल में आराम करना ही था, क्योंकि दूसरे दिन इन्हें अपने मिशन पर निकलना था। अब मिशन तो वही था, ट्राइबल लाइफ के बारे में जानना, और इसलिए होटल जाकर दोनों फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके थोड़ा रेस्ट करके और बाहर निकलते हैं, क्योंकि जहाँ इन्हें जाना था वह जगह होटल से बहुत दूर थी। सो इन्हें एक प्राइवेट गाड़ी की बहुत ही अधिक आवश्यकता थी। इसीलिए करण प्राइवेट गाड़ी की सर्चिंग में निकल चुका था और साथ में अनु भी थी। और परंतु उन्होंने देखा कि गाड़ी के किराए तो बहुत ज़्यादा महंगे थे, कैब भी बहुत महंगी पड़ रही थी, बस का कोई मार्ग नहीं था। करण कई ऑप्शंस ढूंढ रहा था, परंतु उसे कामयाबी नहीं मिली। अब वह होटल वापस आकर मैनेजर से बात करने वाला था। इसलिए वो दोनों लौटने को होते हैं कि उनके सामने एक वृद्ध सा ड्राइवर आकर खड़ा हो जाता है। उसे उस इलाके की पूरी जानकारी थी। वह ड्राइवर अनु और करण से कहता है कि साहब, आपको जहाँ जाना है ना, वहाँ मैं आपको छोड़ सकता हूँ। मैं सारी जानकारी, मुझे इस एरिया की पूरी जानकारी है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और हाँ, मैं किराया भी बहुत कम लूँगा। यह सुनते ही करण को थोड़ा सा आश्चर्य होता है, क्योंकि कंपैरेटिवली वह बहुत कम किराया बता रहा था, परंतु बोलने में बहुत ही अच्छा लगा था ड्राइवर। सो करण उसे दूसरे दिन के लिए हायर कर लेता है। अनु को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, परंतु ठीक है, अब कोई ऑप्शन भी इनके पास नहीं था। वैसे ड्राइवर बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए एडवांस पेमेंट करके और दूसरे दिन का समय पर आने का उसे कह के दोनों होटल आ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह ड्राइवर तय समय पर आ जाता है, होटल के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। दोनों तैयार होकर निकलते हैं और उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसा कि ड्राइवर को सारे इलाके की बहुत अच्छे से जानकारी थी और उसके उम्र के हिसाब से वह अनुभवी भी दिख रहा था, सो वह बहुत सारी बातें दोनों से करता हुआ इनका जर्नी शुरू हो जाता है। और एक गाइड के रूप में भी वो इन्हें गाइड कर रहा था, आसपास की सारी जानकारी दे रहा था, कुछ इम्पोर्टेंट स्पॉट्स पे ले जाकर वहाँ की जानकारी दे रहा था। और अनु को तो फोटोग्राफी का बड़ा ही शौक था, इसलिए अनु जहाँ भी उतरती फोटोग्राफी करके फिर से गाड़ी में आकर इनका आगे जर्नी शुरू हो जाता था।
इस तरीके से दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से अपना जर्नी एंजॉय कर रहे थे और ड्राइवर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्हें बता रहा था। परंतु जर्नी बहुत लंबा था, सो इनकी तीनों की बहुत सारी बातें गाड़ी में हो रही थी। कुछ ही देर में ड्राइवर कुछ ज़्यादा ही फ्री हो जाता है और अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी इन दोनों से डिस्कस करने लगता है। अनु थोड़ा सा असहज हो जाती है। वह करण से कहती है कि पता नहीं, थोड़ा ये मुझे थोड़ा जम नहीं रहा है। परंतु वो डायरेक्टली तो कुछ बोल नहीं पाती है, इसलिए अनु करण को एक टेक्स्ट मैसेज करती है कि देखना जरा संभल के, तुम तो थोड़ा कम ही बोलो। और ऐसा कह के और करण मैसेज में उसको ओके सेंड करता है। आगे इनका जर्नी आगे बढ़ता जाता है। अब करण भी थोड़ी देर में कुछ ज़्यादा ही फ्री हो जाता है और ड्राइवर के साथ यह भी अपने बहुत पर्सनल बातें शेयर करने लगता है। अनु को यह समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, जैसे कि करण उसके साथ हिप्नोटाइज हो रहा था। परंतु अनु उसे कुछ बोलने ही वाली थी, उतने में ड्राइवर कहता है कि देखो थोड़ी दूरी पर मेरा मकान है, यूँ करते हैं कि अपन वहाँ थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए उतर जाते हैं और फिर आप फ्रेश हो लेना, मुझे थोड़ा काम है, हम थोड़ी देर में वहाँ से फिर आगे की जर्नी के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि जर्नी अभी लंबा है, हमें आगे तक पहुँचना है। अब यह सुनते ही अनु को तो बात ठीक नहीं लगी थी, परंतु करण हमें जवाब देता है। अनु उसे मैसेज करती है कि अरे हमें इसके यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम परिचित नहीं हैं और ऐसे किसी अनजान व्यक्ति के यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। करण उसे बोलता है कोई बात नहीं, हम 5 मिनट में ही उसके यहाँ से निकल जाएंगे, और वैसे भी कम से कम 3-3.5 घंटे हैं निकले हुए हो गए हैं, हमें फ्रेश भी होना है, हम 5 मिनट में ही निकल जाएंगे। और उसे धीरज देते हुए गाड़ी आगे बढ़ रही है। थोड़ी ही देर में गाड़ी उसके घर के पास जाती है। बड़ा ही सुंदर सा कॉटेज था उसका मकान, परंतु शहरी वसाहत से कुछ कटा हुआ सा सुनसान एरिया। आसपास बहुत ज़्यादा बस्ती भी नहीं थी, मकान थे परंतु दूर दूर, और सामने थोड़ा सा बागीचा था। बागीचे में से ये लोग एंटर होते हैं कि बड़ा सुंदर सा उस ड्राइवर का कॉटेज। ये बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि काम तो ड्राइवर का करता है, परंतु मकान तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। ठीक है, हमें क्या 5 मिनट के लिए तो उतरना है, सोचकर आगे बढ़ते हैं। मकान के अंदर जाते ही ड्राइवर अनु से फ्रेश होने के लिए कहता है, और अनु के फ्रेश होने के बाद करण भी फ्रेश होने निकल जाता है। कुछ ही देर में करण भी फ्रेश होकर आता है और दोनों अपने बैग उठाने लगते हैं। ड्राइवर कहता है अरे अभी थोड़ा रुक जाओ, इतने दूर आए हैं तो मैं आपके लिए थोड़ी चाय बना लूँ। परंतु करण और अनु दोनों चाय पीने से मना कर देते हैं, क्योंकि दोनों चाय पीते ही नहीं हैं। परंतु ड्राइवर बहुत जोर देता है उस पर। करण ड्राइवर से कहता है कि नहीं, हमें पीना ही नहीं है जब हम पीते नहीं हैं। ड्राइवर का टोनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है बोलने का। ड्राइवर थोड़े अजीब से टोन में करण से कहता है अरे 1 कप चाय पीने से क्या आपकी तबीयत खराब हो जाएगी? उसकी झुंझलाहट साफ नजर आती है। करण भी और अनु भी बैठ जाते हैं, परंतु करण के दिमाग से वो बात हटती नहीं है। उसकी झुंझलाहट भरी आवाज़ करण के कानों में गूंज रही थी। उसे लगता है कहीं हम गलत जगह तो नहीं फंस गए हैं। अब ड्राइवर चाय बनाने के लिए किचन में चला जाता है। करण भी उसके पीछे पीछे थोड़ी देर से उठकर किचन की ओर बढ़ता है। जैसे ही करण किचन में अंदर
एंटर होता है, ड्राइवर के हाथ की कोई नुकीली चीज़ करण के हाथ में चुभ सी जाती है और करण के हाथ में कट लग जाता है और कुछ ब्लड की बूंदें जमीन पर गिरने लगती है। ड्राइवर सॉरी बोलता है। ड्राइवर कहता है सर, मेरा ध्यान ही नहीं था, आप मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। करण को भी एक सामान्य सी बात लगती है ये। करण को भी लगता है कि हाँ, हो सकता है गलती से मेरे हाथ में कट लग गया हो, और वह अपने कट को हाथ से दबाते हुए और वापस अनु के पास आकर बैठने के लिए मुड़ता ही है कि करण की नज़र दूसरे कमरे में देखने लगता है करण, और क्या देखता है कि वहाँ तो पूजा की सारी सामग्री बिखरी पड़ी हुई है। चारों तरफ फूल पत्तियाँ सजी हुई है, दिए झगमगाहट से जल रहे हैं और एक हवन कुंड भी बना हुआ है। और यह सब देखकर करण सिहर सा जाता है। अब करण को पूरी तरह से ये श्योर हो गया था कि कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, परंतु करण बिल्कुल नहीं डरता है। डरा हुआ तो वह अंदर से था ही, परंतु वह उनके सामने बिल्कुल भी प्रकट नहीं होने देता है अपने मन के भाव, और वह अनु के पास आकर बैठता है। अनु उसके हाथ का जख्म देखकर फौरन अपनी बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और करण का जख्म साफ करके और उसे ऑइलमेंट लगाकर पट्टी बांधती है। इस दौरान जो करण ने देखा था वो करण के दिमाग से तो हट ही नहीं रहा था, क्योंकि जो देखा वो बड़ा ही भयंकर था और ज़रूर कुछ ना कुछ अनहोनी घटना का संकेत था। अब मरता क्या ना करता, करण सोचता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, अपनी प्यारी अनु और स्वयं के लिए यहाँ से सेफ निकलना है बाहर। और बचपन से ही उसने सुना हुआ था कि जो डर गया वो मर गया। वो बड़ी हिम्मत से काम लेता है और फिर से उठकर उस ड्राइवर के पास जाने लगता है। जैसे ही ये किचन में एंटर होता है, ड्राइवर इसकी आहट पाकर पीछे की ओर मुड़ता है। किचन की खिड़की खुली थी। हवा के झोंके से ड्राइवर के सफ़ेद लंबे बाल उसके चेहरे पर झूम रहे थे। माथे पर बल पड़े हुए थे और बालों के पीछे से वह अपनी बारीक बारीक कंजी आँखों से करण की ओर घूर कर देख रहा था। करण अंदर तक सिहर जाता है और करण के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। करण को डरा हुआ देखकर ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगता है और उसके हंसने से उसके जो मेटल की कैप लगे हुए दांत थे वो चमकने लगते हैं और वह चमक करण की आंखों से सीधे उसके दिल तक पहुंच जाती है। वह अंदर तक कांप जाता है। अब ड्राइवर और जोर जोर से हंसने लगता है और ड्राइवर कहता है, मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इस इलाके का तांत्रिक हूँ, तांत्रिक, और मैं इस इलाके के सब लोगों को बहुत मदद करता हूँ अपनी तंत्र विद्या से। कई बार उनकी बड़ी बड़ी बीमारियाँ मैं दूर करता हूँ। मुझे बड़ा चाहते हैं यहाँ के लोग। जिन ट्राइबल लोगों के विषय में तुम जानने के लिए निकले हो, कभी मैं भी उन्हीं का हिस्सा था। अब मैं अपनी तंत्र विद्या का ज्ञान लेकर उन लोगों को मदद करता हूँ और आए दिन मुझे अपनी तंत्र विद्याओं को जागृत करना होता है और नई नई विद्याओं को आत्मसात करना होता है। आज ऐसी एक शक्ति मुझे आत्मसात करनी है और इसीलिए मैंने तुम दोनों को चुना था। करण की ओर देखकर वो कहता है, तुम्हारे कुछ ब्लड के बूंदें मुझे चाहिए थी, और वो हंसकर अपने हाथ में एक कांच की बोतल में इकट्ठा किए हुए ब्लड की बूंदें करण को दिखाता है, जो कि अब मेरे पास है। और तुम्हारी वाइफ के बालों का कुछ हिस्सा मुझे चाहिए था और जो कि वो भी मेरे पास में है। अनु अपने बालों को चेक करती है। उसके बालों का कुछ हिस्सा कटा हुआ था, जो कि अब उस तांत्रिक के हाथ में था।
दोनों डर जाते हैं, परंतु हिम्मत नहीं हारते हैं। अनु को विश्वास था अपने पति करण पर, और दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हैं कि बिल्कुल डरना नहीं है, यहाँ से हमें सिर्फ बाहर निकलना है। और इसीलिए अनु भी अब तैयार है। करण मौका पाते ही उस ड्राइवर के ऊपर हमला कर देता है और दोनों में झटापट हो जाती है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। काफ़ी देर तक लड़ते लड़ते अब ड्राइवर थोड़ा थक सा जाता है, क्योंकि वृद्ध तो वो था ही। वह अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करते हुए फौरन यहाँ से वहाँ, एक सेकंड में इस कोने में, एक सेकंड में उस कोने में, इस तरीके से अपना स्थान परिवर्तित करता है और करण को परेशान कर देता है। परंतु करण भी कहाँ हार मानने वाला था। करण भी उसका पीछा करता है। थोड़ी ही देर में वह फिर से अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करते हुए पक्षी का रूप ले लेता है और पूरे कमरे में उड़ उड़ कर करण को अपने पीछे दौड़ाता है। अनु तो सोचकर ही बैठी थी कि अगर वो करण के ऊपर हावी हो जाता है तो वो भी उस पर वार कर देगी। और जैसे ही वह पक्षी के रूप में अनु के पास आता है, अनु जोर से अपने पर्स से उसके ऊपर एक झपटा मार देती है, जिससे कि वह पक्षी नीचे गिर पड़ता है और उसके पंख थोड़े से कट से जाते हैं। वह जख्मी हो जाता है। अब वो उड़ने में सक्षम नहीं था, इसलिए वो नीचे गिर पड़ा। अब वह डर जाता है कि अब करण उसके ऊपर वार करेगा। उतनी ही देर में फिर से वह अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके एक कीड़े का रूप ले लेता है और कीड़ा बनकर वह एक टेबल के नीचे छुपने ही वाला था कि करण उसके ऊपर वार कर देता है चप्पल से। और करण तब तक उसके ऊपर चप्पल से वार करता है जब तक कि वह कीड़ा मर नहीं जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वह कीड़ा मर जाता है, चकनाचूर हो जाता है। करण जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अनु अनु, हम बच गए, हम बच गए, मैंने इसको मार दिया है, मैंने इसको मार दिया है। उतनी देर में अनु, जो करण के साइड में सो रही थी, वह जाग जाती है। आंखें मलते हुए वह देखती है कि करण फिर से आज एक सपना देख रहा होता है। अनु जोर से हंसती है और करण से कहती है कि अरे उठो उठो, तुमने किसी को मारा नहीं है, तुम तो सपना देख रहे हो, उठो। और वह करण को जगाती है और एक पानी का भरा हुआ ग्लास करण की ओर बढ़ाते हुए वह करण को पानी पिलाती है और करण थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। फिर वह जोर जोर से हंसती है और करण से कहती है, करण तुमने फिर से आज एक सपना देख लिया है और तुम न जाने सपने में कहाँ पहुँच गए थे। और फिर करण थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है और फिर वह अब तो अनु के पास एक नया टॉपिक मिल गया था करण को छेड़ने का। अब वो करण को छेड़ती है और कहती है, अच्छा है करण, हमारे बहुत सारे पैसे बचा करेंगे तुम्हारे हिसाब से, क्यों ना हम वर्ल्ड टूर पर चले तुम्हारे इस सपनों के माध्यम से। और दोनों खिलखिला के हंसने लगते हैं। और करण का जो सपना था ट्राइबल लाइफ के बारे में जानने का, अंडमान के जरावा ट्राइब ग्रुप के बारे में जानने का, वह सपना ही रह जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको बहुत सारे प्रोटेक्शंस दिए हुए थे और उनको एक साधारण व्यक्ति मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे उनसे मिलने के लिए। अगर कुछ काम है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करके उनसे मिल सकते थे। ये सब उनकी सेफ्टी के लिए था, कुछ हमारी सेफ्टी के लिए भी था। और कहते हैं हम दिन भर कई बातें सोचते हैं, कई काम हमें करने होते हैं और जो काम हम पूरे कर लेते हैं ना, उन्हें हम दिमाग से निकाल देते हैं, परंतु जो काम हम पूरे करने में सक्षम नहीं होते हैं वे हमारे दिमाग में बैठे रहते हैं। और जब भी हम सोते हैं तो नींद में वो फिल्म की भांति हमें दिखाई देते हैं, वही तो सपने होते हैं, वही ड्रीम्स कहलाते हैं। करण ने आज ऐसा ही एक सपना देखा था
जो कि उसका पूरा नहीं होने वाला था। उसको ट्राइबल लाइफ के बारे में अंडमान जाकर जानकारी इकट्ठा करनी थी, परंतु गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ के कारण वह पूरा होते हुए नहीं देख रहा था, इसलिए उस बात को वह सपने में देख लेता है। और रही तांत्रिक की बात, तो ट्राइबल लोगों को तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। उन्हें इन बातों पर विश्वास भी करना रहता है और उनका सहारा भी लेना पड़ता है। कई बार जीवन के लिए, कई बार कई अन्य प्रॉब्लम्स के लिए वे ऐसे अंधविश्वास पर निर्भर रहते हैं, परंतु हम सभ्य समाज के लोग, हमें ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और कई बार अगर विश्वास कर भी लिया तो उसका कोई एक लिमिट होना चाहिए। विज्ञान बहुत दूर तक पहुंच गया है और कई सारी खोज निकाल ली है, इसलिए ऐसी अंधविश्वास भरी कहानियों को या अंधविश्वास भरी बातों को अब सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करिए। ऐसी नई नई कहानियाँ मैं लेकर आपके पास आऊँगी। और इस कहानी का किसी से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी के पात्रों के नाम भी पूरी तरह से काल्पनिक हैं, इसलिए इसका किसी से कोई भी संबंध नहीं है। और ऐसी ही एक नई कहानी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।